राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बेटी के मायके की यादें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। प्रीति आज सुबह से ही जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही थी, क्योंकि आज उसे अपने मायके जो जाना था और जब वह चली जाएगी तो उसके जाने के बाद घर वालों को ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि इस बार वो 2-4 दिन रुकने के लिए जा रही थी। इसलिए वो खुशी खुशी सारा काम कर रही थी। प्रीति का मायका और ससुराल एक ही शहर में था, तो उसके मायके में रहने की इजाज़त उसे नहीं दी जाती थी। वो जब भी मायके जाती तो उसे यह कहकर बुला लिया जाता था कि पास में ही तो है, रात में किस लिए रुकना, फिर कभी चले जाना। बस दिन में 1-2 घंटा रुककर आ जाती थी। मायके में कभी रात बिता नहीं पाती थी। उसकी कोशिश तो यही रहती थी कि सब कुछ ठीक रहे, मगर हर बार कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती कि उसका मूड खराब हो ही जाता था। ईश्वर की कृपा से इस बार उसकी सास भी ठीक थी, पर कहते हैं ना, हर घर में कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर होता है जिसकी वजह से घर में अड़चने आती रहती हैं। उसके घर में उसकी जेठानी इन सब की वजह थी, क्योंकि प्रीति जब भी मायके जाती तो उसकी जेठानी कुछ ना कुछ नाटक जरूर कर देती थी। जेठानी का मायका काफ़ी दूर था, तो वो जब भी जाती तो महीने भर से पहले कभी नहीं लौटती थी। लेकिन जब प्रीति को जाना होता तो सब लोग यही बोलते, अरे रुकने की क्या ज़रूरत है, जब चाहे तब चली जाना। आज सुबह भी जब वो तैयार हो रही थी तो प्रीति की जेठानी ने आकर पूछा कि प्रीति वापस कब लौटेगी। तो प्रीति ने डरते हुए कहा, दीदी 1 हफ्ते रुकने की सोच रही हूँ। तभी प्रीति की जेठानी बोली, अरे 1 हफ्ता कुछ ज़्यादा नहीं हो गया प्रीति, रेनू के पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं, तुम वहाँ रुक जाओगी तो सारा काम मैं अकेली कैसे कर पाऊँगी, और फिर काम करूँगी या रेनू की तैयारी करवाऊँगी। देख लो इस बार 2-3 दिन में लौट आओ, फिर कभी चली जाना। जेठानी ने बेरुखी से कहा तो प्रीति का मुंह उतर गया और मन ही मन उसने सोचा, ये फिर कभी तो आने से रहा। उसने उदास होकर सासू माँ की तरफ देखा तो सास ने कहा, जाओ प्रीति देख लो, जैसे तुम्हारा मन करे, जब मन हो तब आ जाना। वो जानती थी प्रीति लौट ही आएगी, क्योंकि उसका स्वभाव दूसरों की तकलीफ में जरूर साथ देता था। वह अपने स्वभाव के विपरीत काम नहीं करेगी। फिर पति भी उसका साथ कहाँ देता है कि घर में किसी को बोल सके कि वो इतने दिन तो मायके जाएगी ही। वो औरत भाग्यशाली होती हैं जिनके पति उनकी तरफ से बोलते हैं। उसका पति तो उल्टे उसकी ही गलती निकालने लगता था। खैर, जैसे तैसे प्रीति मायके चली गई। मायके पहुंची तो सब लोग बहुत खुश थे। भतीजी ने तुरंत पूछा कि बुआ इस बार 1 हफ्ते रुकोगी ना। प्रीति ने मुस्कुराकर हाँ कर दी और मन ही मन मायूस हो उठी कि अब क्या कहे इस बच्ची को। खैर, जितने दिन मिले हैं उतने दिन आराम से बिताने का सोचकर उसने हर बुरे विचार को झटक दिया। माँ का मतलब मस्ती, शगुन और आज़ादी ही है। 2 दिन तो बहन और भतीजी के संग शॉपिंग करने और कभी माँ के हाथ के पकवान तो कभी भाभी संग बातों की खुमारी में निकल गए। भैया और पापा के आने पर रात को खाते वक्त देर तक बातें होती रहती थी। इस बीच पतिदेव का फोन ना उठा पाती थी प्रीति तो उसे टेंशन हो जाती कि अब वो बोलेंगे कि तुम्हें तो फोन उठाने का भी वक्त नहीं है। खैर, समय पंख लगाकर उड़ गया। आज तीसरा दिन था। प्रीति को सुबह से टेंशन हो रही थी कि अब रुके कि नहीं रुके, क्योंकि अगर नहीं जाएगी तो बिना वजह घर में टेंशन का माहौल हो जाएगा, जेठानी का मुंह बन जाएगा। यह सब सोचते हुए उसने अपने पति को फोन किया और पूछा तो प्रशांत जो उसका पति था उसने तुरंत कहा कि 2 दिन तो रह लियो ना, मन नहीं भरता क्या मायके से तुम्हारा, अब हो गया बस चली आओ वापस, भाभी को भी तुम्हारी ज़रूरत है। पति की बातें सुनकर प्रीति का दिमाग सन रह गया और सोचने लगी कि प्रशांत उसका पति होते हुए भी कभी उसने अपनी पत्नी के मनोभाव नहीं समझे।
और ना ही कभी उसके दर्द को समझा। मायके के प्रति ललक को वह हमेशा गलत निगाहों से देखा करता था। प्रीति जानती थी कि प्रशांत कभी भी उसका साथ नहीं देगा और शायद इसलिए वह वापस लौटने के लिए मजबूर थी, और मायूस होकर सोचने लगी कि ऐसा क्यों होता है कि पति ही साथ नहीं देता। अगर पति उसका साथ देता तो क्या वो स्वच्छंद रूप से अपने पिता के घर एक हफ्ता भी नहीं रह सकती थी? ऊपर से जब रोज प्रशांत जी से बात होती है तो वो हमेशा व्यंग करता कि कौन सा वहाँ तुम्हें 56 भोग मिल रहे हैं जो तुम यहाँ नहीं आना चाहती। अपने पिताजी के घर तुम्हें ना कोई सुख मिलता है और ना कोई सुविधा, फिर भी पता नहीं क्यों वहाँ के लिए मरती रहती हो। अब प्रीति उसे कैसे समझाए? उसका अपना घर तो अपना घर ही होता है और पिंजरा तो पिंजरा ही रहता है, चाहे वह कितनी भी कीमती धातु से क्यों ना बना हो। अपने घर की मिट्टी की दीवार भी हर लड़की को प्रिय होती है। इन विचारों में उलझी हुई प्रीति नहीं नहाकर जो कपड़े डालने छत पर गई तो अपने बचपन की सहेली रीना को देखा तो वो भी मायके आई हुई थी। दोनों सहेलियां एक दूसरी को देखकर खिल उठी। छत से ही दोनों ने एक दूसरी को हाथ मिलाकर अभिवादन किया और फिर भागकर नीचे आई। तब तक रीना उसके घर का दरवाजा खोल रही थी। अंदर आते ही दोनों सहेलियां खुशी से गले मिलकर प्रेम प्रकट करने लगीं और फिर वहीं गिले शिकवे, तो मुझे याद नहीं करती, कभी मतलब ही नहीं रखती, एक फोन भी नहीं करती, वगैरह वगैरह बातों में प्रीति ने बताया कि उसे आज ही जाना है। शाम को ऑफिस से लौटते समय उसके पति प्रशांत आएंगे तो उसे लेकर जाएंगे। इतना सुनते ही रीना का मुंह बन गया और बोली, क्या यार, 4 साल बाद मिले हैं हम लोग और तू आज ही चली जाएगी? मैं जल्दी से तो मायके आती नहीं हूँ और जब मैं आती हूँ तो तू अपने ससुराल में रहती है। इस बार हम दोनों संयोग से मिले हैं तो तू भाग कर जा रही है। उसने मुंह फुलाकर कहा। अरे प्रीति बोली, अब क्या बोलूं, मेरा ससुराल लोकल है ना, तो मुझे रुकने का सौभाग्य मिलता ही नहीं है। प्रीति ने उदासी से कहा, हाँ यार, तू लोकल नहीं आ पाती ना, और मैं इतनी दूर हूँ कि इतनी बार चिरौरी करो, रिजर्वेशन कराओ और बच्चों के साथ भी अकेली मत जाओ। कभी किसी को छुट्टी नहीं मिलती तो कभी किसी खास मेहमान का आना हो जाता है। ऐसे में घर की बहू ही अपने आने जाने के प्रोग्राम की कुर्बानी दे देती है। यही मेरे ससुराल की रीत है। रीना ने कहा तो प्रीति बोली, ये तेरे ही नहीं मेरे ससुराल की भी कहानी यही है रीना, पर क्या किया जाए बता भला। तभी रीना मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुझे सुनीता याद है? वही सुनीता जो पतली दुबली सी पिछली सीट पर बैठा करती थी क्लास में, जो हर बात में डरती थी, चैप्टर याद करके सुनने तक में वो मुझे जो ना कल मुझे मार्केट में मिल गई। अरे यार क्या बदल गई है, शेरनी हो गई है एकदम से। जींस टॉप पहने स्टेप कटिंग स्मार्ट लग रही थी और एक हमें बहन जी बन गई हैं। ससुराल में ये ना पहनो वो ना पहनो, सबकी खुशी के चक्कर में हमने अपनी सारी खुशियों की बलि चढ़ा दी। कल वो मिली थी तो उसने मुझे देखते ही टोक दिया, अरे रीना कैसी हो गई है तू? कहाँ हमारी स्मार्टी रीना थी और आज कहाँ बहन जी लग रही है तू? लगी नहीं रही कि तू वही रीना है। रीना ने दुखी होकर कहा तो प्रीति ने उत्सुक होकर पूछा, अच्छा और क्या बोली सुनीता? पूछने लगी थी कि मायके कब आती हो, तो मैंने बहुत कम आती हूँ यह बताया। तो उसने कहा, मैं तो बिंदास रहती हूँ, किसी की परवाह नहीं करती, जिसको जो बोलना बोले, मुझे जो पसंद है मैं वही करती हूँ। ये मत पहनो वो मत करो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, बोलो मत हंसो मत। यार हम कठपुतलियाँ हैं क्या जो सब उनकी डोर बंधी उंगलियों के हिसाब से करते रहे? मैंने पूछा, सुनीता तुझे किसी से डर नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे? तो पता है सुनीता बोली, लोगों की परवाह मत कर, सबको खुश नहीं किया जा सकता। रही बात पति की, तो अगर वो तुम्हारी खुशी समझते हैं तो ठीक है, वरना उनसे भी ज्यादा उम्मीद मत करो। पति हमेशा चाहते हैं कि पत्नी को दबा कर रखें, फुल टाइम नौकरानी के जैसे ट्रीट करते हैं। मेरे भी करते थे, पर जिस दिन मुझे लगा कि अब ज्यादा हो रहा है तो मैं विद्रोह कर बैठी।
गर्दन उतने ही दबाओ जितने में दम ना घुटे। अगर सांस ही रुक गई तो जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए पहले खुद को महत्व दो। और सही कहूँ तो प्रीति, मुझे भी सुनीता की बात सही लगी। हम खुद को भूल ही गई हैं। हमें इन बंधनों में से बाहर निकलना ही होगा इनसे। प्रीति गौर से रीना के मुंह से सुनीता की बातें सुन रही थी। उसे भी आश्चर्य हो रहा था कि वो सहमी सहमी सी लड़की इतनी तेज कैसे हो गई। उसे भी लगा कि मैं ही पागल हूँ, कभी खुद की खुशी को महत्व नहीं दिया। मन में विचारों के बुलबुले उठने लगे थे। तभी रीना ने कहा कि अब क्या सोच रही है प्रीति, जाओगी घर आज या फिर मना कर दोगी अपने पति से आज शाम को आने के लिए। प्रीति बोली, देखती हूँ यार। यह कहकर प्रीति सोच में पड़ गई कि क्या करूं। तभी रीना ने कहा कि ठीक है यार, मैं चलती हूँ। रीना तो चली गई, पर प्रीति को एक नए मंथन में उलझा गई। दिन भर प्रीति कमरे में लेटी रही। अब शाम हो गई थी, पति के आने का वक्त हो रहा था। माँ पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही थी कि दामाद जी आने वाले हैं, इसलिए उनकी तैयारी में लगी हुई थी नाश्ता बनाने के लिए। और भतीजी उससे चिपक के सो चुकी थी। तभी डोरबेल बजी। शायद पति ही थे जो ऑफिस से सीधा उसको लेने आए थे। पर प्रीति के मन में उठ रही उलझनों का चक्र अब बवंडर बन चुका था। उसके मन का गुबार अब हलक में आ चुका था। सो शायद कभी भी फूट सकता था, पर हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि पिछले 2 सालों से जो करती आई है उससे इतना नया रूप कैसे ले। प्रीति अपने कमरे में बैठी अपने आप से लड़ रही थी कि वह क्या थी और अब क्या बन गई है। अब प्रशांत भी आ चुके थे। काश मैं पहले ही उनको फोन कर देती और मना कर देती। अब क्या करूं, प्रीति सोचने लगी। अगर मैंने मना किया तो प्रशांत जी नाराज हो जाएंगे और सोचेंगे मायके में मेरे किसी ने कान भरे हैं। एक तो वो वैसे ही मेरे मायके के प्रति उदासीन रहते हैं। यदि उनके दिमाग में यह बात आ गई तो वह मेरे खिलाफ हो जाएंगे। ना जाने क्या क्या सोचती रही प्रीति कि तभी भतीजी ने आकर कहा, बुआ जी, फूफा जी आ गए हैं। प्रीति बोली, आई बेटा, तुम चलकर बैठो। कहकर प्रीति शून्य दिमाग लिए जैसे ही उसी हालत में बैठक में चली गई और प्रशांत को देखकर शांत पड़ गई। प्रशांत पानी पी रहा था। प्रीति को यूं ही देखकर वह थोड़ा क्रोध में आ गया और बोला, यह क्या प्रीति, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो, चलना नहीं है क्या? हाँ, प्रीति बोली, नहीं चलना है, तबीयत खराब सी लग रही है। तो तबीयत ठीक हो जाएगी। वहाँ क्या जेल में रहोगी? प्रशांत कहने लगा, जो वहाँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी। तब प्रीति बोली, जेल से कम भी तो नहीं है। काम करने का मन नहीं होगा तो भी करना पड़ेगा ना, और मेरी हालत ऐसी नहीं है। आप तो कुछ समझते नहीं है। छोड़िए, आज मैं नहीं जाऊंगी। देख लो प्रीति, देख लो क्या कह रही है, सोच समझ लो। अगर तुम आज नहीं चली तो मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा, तुम खुद आओगी। माँ पकौड़ों की प्लेट लेकर आई और उनकी बात सुनकर दरवाजे पर ठिठक कर खड़ी हो गई और प्रशांत की आवाज़ सुनकर सोचने लगी, अरे यह क्या हुआ? प्रीति अचानक क्या बोलने लगी? क्योंकि लड़की के माता पिता सदैव अपनी लड़की से यही आशा करते हैं कि वह अपनी खुशियों को तिलांजलि देकर सदैव उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सहती रहे। संस्कारों की दुहाई देकर स्वयं माता पिता ही अपनी बेटी को कमजोर बना देते हैं कि वह अपने हक के लिए बोल नहीं पाती। कहते हैं ना कि जब वैसे बोल दो तो बदतमीज और सहसे सहते रहो तो संस्कारी। तभी माँ अंदर आई और प्रीति को बोली, ये तुम क्या बोल रही हो बेटी? एक तो दामाद जी आए हैं और फिर सही तो कह रहे हैं। अगर तुम्हें नहीं जाना था तो पहले ही बता देती। प्रशांत सास की बात सुनकर और चौड़ा हो गया। वह कतई गलत नहीं है। प्रीति ने माँ की तरफ देखकर कहा, माँ आपको नहीं पसंद तो मैं चली जाती हूँ, किंतु आत्मा यहीं रह जाएगी, मेरी शरीर चला जाएगा और अब दोबारा यह शरीर तुम्हारी देहली पर नहीं आएगा। प्रशांत हैरान सा प्रीति की ओर देखता रह गया कि इसे क्या हो गया है आज, और मन ही मन सोचता रहा। प्रीति तेजी से कमरे में गई और बैग में अपने सामान को रखने लगी और बिना माँ से मिले, बिना विदा लिए, बिना किसी की तरफ देखे यूं ही अनमनी सी जाकर प्रशांत के पास खड़ी हो गई। प्रशांत ने
हाथ जोड़कर माँ से विदा ली और माँ स्तब्ध से खड़ी प्रीति को देखती रह गई। रास्ते भर प्रीति ने प्रशांत से कोई बात नहीं की। घर आ गई, रात भर रोती रही। दूसरे दिन कठपुतली की तरह काम करती रही। सारे लोग खुश थे सिवाय उसे छोड़कर। प्रशांत का ईगो, जेठानी का अहंकार, सास की निश्चिंतता और ससुर की लापरवाही, सब कुछ यंत्रवत चलने लगा। अपमान और उपेक्षा के कुचक्र में प्रीति पिसने लगी। अभी 2 ही महीने बीते थे कि किचन में काम करते करते वक्त जो प्रीति का गलती से चाकू से हाथ कट गया, पर किसी ने उससे सहानुभूति नहीं दिखाई। उल्टा उसे ही दोषी कहकर सबने पल्ला झाड़ लिया कि दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा। प्रीति को लगने लगा कि वास्तव में किसी को उसकी कदर नहीं है। एक दिन उसने खुद को आईने में देखा और सोचा, क्या वह इस घर में एक सम्मानित बहू है? क्या एक पति के दिल की मालिक है? क्या एक सफल पत्नी है? शायद नहीं। और उस दिन मायके में माँ की बात सुनने के बाद अब मायके की दुलारी लड़की भी नहीं रही। घर में माता पिता, सास ससुर, पति के दिल की रानी और किसी की भी निगाह में अब वह योग्य नहीं थी। उसी दिन उसने प्रण किया कि अब वो कठपुतली नहीं बनेगी। उसके टपकते खून को देखकर भी किसी को उस पर दया या सहानुभूति नहीं आई। प्रेम तो बहुत दूर की बात थी। उसने स्वयं से प्रेम करने की ठान ली और मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं स्वयं से प्रेम करूंगी, खुद के लिए जीऊंगी। उस रात वो खाना बनाने के लिए कमरे से बाहर ही नहीं निकली और चादर से मुंह ढककर लेटी रही। उसके इस व्यवहार पर सबसे पहले जेठानी ने प्रतिक्रिया दी। उसके बर्तन पटकने और हाय हाय कर खाना बनाने की पुरानी हरकतें प्रारंभ हो गईं। पर आज प्रीति परेशान नहीं थी। आज उसके मन में कुछ शगुन था। तभी कुछ देर बाद उसकी सास उसके कमरे में आई और बोली, क्या बात है बहू, तू कुछ परेशान लग रही है, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? प्रीति ने 2 टूक जवाब दिया कि नहीं, काम करने का मन नहीं है, उंगली में चोट लगी है, दर्द हो रहा है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। सास समझ गई थी आज प्रीति का दिमाग ठीक नहीं है, अभी कुछ बोलने पर बात बिगड़ सकती है। कल सुबह इससे बात करूंगी। प्रशांत ने भी रात में एक बार भी प्रीति से यह नहीं पूछा कि तुम्हारी उंगली ठीक है या नहीं। सासू माँ ने सुबह प्रीति से उम्मीद की, किंतु प्रीति तो बिल्कुल तैयार होकर कमरे से बाहर निकली और बोली, माँ जी मैं शाम को लौट आऊंगी। तब सासू माँ बोली, पर बहू तू कहाँ जा रही है, कहीं काम से जा रही है क्या? तो प्रीति बोली, हाँ जी मैं किसी काम से जा रही हूँ, और कहकर प्रीति बाहर निकल गई। घर में सब प्रीति की इन हरकतों पर आश्चर्यचकित थे। आखिर इसको क्या हो गया है? प्रशांत भी उतना नहीं समझ पा रहा था। जेठानी ठगी सी प्रीति को देखती रही। जिस गाय को पिछले 2 साल से वह नचा रही थी, आज उस गाय ने उसे सींग दिखा दिए। प्रशांत तैयार होकर निकला तो प्रीति भी जा चुकी थी। प्रशांत ने हैरान होकर माँ से कहा कि माँ, प्रीति को क्या हो गया है? मुझे भी नहीं पता बेटा, सासू माँ ने कहा। कोई झगड़ा हुआ था क्या तुम दोनों के बीच? तो प्रशांत बोला, नहीं माँ, उस दिन उसके घर में ये तो हुआ था कि शायद वह इतनी जल्दी वापस नहीं आना चाहती थी, पर उसकी माँ ने जबरदस्ती उसे यह कहकर भेज दिया कि वही उसका घर है। फिर पता नहीं क्यों उसे यहाँ पर ऐसी हरकतें करने में क्या मजा आ रहा है। बहुत बदतमीज होती जा रही है, इसका कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। सासू माँ बोली, क्या इंतजाम करोगे बेटा? जहाँ तक मैं समझ रही हूँ प्रीति बहुत ज़्यादा परेशान है। तुम उसके पति हो, अगर तुम ही नहीं समझोगे तो दूसरा कौन समझेगा उसे? तुमने कभी आज तक उससे प्रेम से बात तक नहीं की। ये तुम दोनों के बीच की बात है, किंतु आज मुझे बोलनी पड़ रही है। यदि तुम्हारा बड़ा भाई और तुम्हारे पिता मुझे और तुम्हारी भाभी से ऐसे ही बात करते तो क्या हम दोनों के लिए जीवन सहज होता? नहीं होता ना। एक लड़की पति के भरोसे ससुराल आती है और उनके प्रेम से ही वो अपने जीवन की सारी कठिनाइयों को हंसते हंसते पार कर जाती है। प्रशांत अपनी माँ की बात सुनकर चुपचाप घर से बाहर निकल गया। आज उसे पहली बार वह सब कुछ याद आने लगा। जब प्रीति मायके जाने के लिए पूछती थी तो वो हमेशा उसे डांट कर कहता, क्या हर समय मायके जाने की रट लगाई रखती हो? जाओ, जल्दी से चली जाओ और फिर कभी मत आना।
ना कभी उसे कहीं घुमाने के लिए लेकर गया, ना ही कभी उसकी पसंद की चीज ला कर दी। दिन भर के काम के बाद थक जाती तो वह कहता, अरे काम ही कितना करती हो तुम जो इतना थक जाती हो। तो प्रीति चुप हो जाती और वो उसकी चुप्पी को सहमति मान लेता। कभी उसकी इच्छाओं के विषय में नहीं सोचा, सिर्फ उससे फर्ज पूरे करवाए जाते। प्रशांत सोच के समंदर में उलझकर शायद स्वयं को दोषी ठहरा रहा था। उसने तुरंत प्रीति को फोन करना शुरू किया। प्रीति का फोन बंद था तो वह उसके आने का इंतजार करने लगा। शाम के समय जब प्रीति घर आई तो उसने उससे बात करनी चाहिए, पर प्रीति ने उससे कुछ बात नहीं की और सो गई। दूसरे दिन सुबह उठते प्रीति फिर से जाने लगी तो गेट से निकलते ही देखा प्रशांत कार लिए खड़ा हुआ था। उसने प्रीति को गाड़ी में बैठने के लिए कहा तो प्रीति ने गाड़ी में नहीं बैठी और आगे की ओर बढ़ गई। तभी प्रशांत ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि गाड़ी में बैठो, कहीं चलते हैं। तो प्रीति आश्चर्य से प्रशांत की ओर देखने लगी, पर यह क्या करती, सब लोग देख रहे थे, सो गाड़ी में बैठ गई। दोनों किसी पास के रेस्टोरेंट में गए। वहां पहुंचकर सामान्य होते हुए प्रशांत ने कहा, प्रीति क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही हो, 2-3 दिन से कहाँ चली जाती हो? तुम्हें बहुत ढूंढा मैंने कल, ना अपने घर गई थी न तुम और ना दोस्तों के यहाँ जाती हो, कहाँ जाती हो? अच्छा तो मैं कहाँ जाती हूँ इस बात का फर्क पड़ता होगा, और नहीं तो तुम्हें किसी बात का फर्क नहीं पड़ता। तो सिर्फ इस बात को लेकर कि अब मैं सबकी सेवा में उपस्थित नहीं हूँ, शायद यही वजह होगी तुम आज मुझसे बात करने को मजबूर हो गए हो, वरना तुम्हें कहाँ मेरी फिक्र थी? ऐसी बात नहीं थी प्रीति, उसका पति बोला। मैं व्यस्त था, लेकिन हाँ इन व्यवस्थाओं में भी मैं एक चीज भूल गया था कि तुम मेरी पत्नी भी हो। यह सुनकर व्यंग्यात्मक हंसी से प्रीति बोली, जी नहीं, गलत कह रहे हैं आप तो ये तक भूल गए थे कि मैं एक इंसान हूँ, पत्नी होना तो बहुत दूर की बात है। तब उसका पति प्रशांत बोला, हाँ मैं जानता हूँ प्रीति, गलती मेरी है, मैंने तुम्हें कभी इजाजत नहीं दी, और पति का इज्जत ना देना मतलब पत्नी को किसी की भी इज्जत नहीं मिलना। यही विडंबना है हमारे समाज की। जब तक पति अपनी पत्नी को इज्जत नहीं करता तो उसकी कोई इज्जत नहीं करता। सही कह रही हूँ ना मैं? प्रीति ने आंखों में आंसू भरकर कहा। तभी प्रशांत ने प्रीति के हाथ अपने हाथ में थाम कर कहा, प्रीति गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो प्लीज, क्योंकि अगर अभी हम इन सब बातों का हिसाब करने बैठेंगे तो हमारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पल तो उन्हीं पुरानी कड़वाहट का हिसाब करने में निकल जाएंगे। इसलिए हो सके तो मेरी सारी गलतियों को माफ कर दो प्लीज। तब प्रीति बोली, बिल्कुल नहीं। और यह कहकर प्रीति ने अपने हाथ को झटका, बोली, अब मैं अगर पहले जैसी हो गई तो क्या मतलब निकला मेरे संकल्पों का? जानना चाहते हो ना आप कि मैं कहाँ जाती थी? तो सुनिए, मैं कोचिंग क्लासेस जाती थी, क्योंकि मुझे कंपटीशन का फार्म भरना है, जॉब करनी है और अपने पैरों पर खड़े होना है। तभी प्रशांत ने कहा कि शांत हो जाओ प्रीति, मैं जानता हूँ कि तुम कहीं गलत जगह नहीं जाती थी, बस चिंतित था कि कहाँ जाती हो, ना दोस्तों के घर ना अपने मायके। मेरा मायके जाना, प्रीति कहने लगी, आपको पसंद नहीं था ना जी? हर वक्त मेरे घर वालों की बुराई, हर वक्त मुझे सुनाना कि तुम्हें तो बस मायका ही पसंद है। सच बताइए प्रशांत, शादी के बाद कुल कितने दिनों के लिए गई हूँ मैं अपने घर? मैं खुद ही नहीं जाती हूँ, सोचती हूँ आज ये जरूरत है, आज वो जरूरत है, पर किसी को मेरी जरूरत नहीं दिखती, मेरा मन नहीं दिखता। मैं तड़पती हूँ अपने माँ बाप के साथ के लिए, लेकिन अब तो माँ भी डरती है कि आप नाराज हो जाएंगे, इसलिए तो उन्होंने मुझे उस दिन कहकर यह भेज दिया कि चली जाओ अपने घर। अब आप ही बताइए क्या रह गया इस संसार में मेरा? ना वो घर मेरा है और ना ये घर मेरा है। प्रीति बस एक मौका दे दो। प्रशांत बोला, मैं वादा करता हूँ तुम जो भी चाहती हो मैं वही करूँगा। मैं मानता हूँ प्रीति कि मैं गलत हूँ, मेरा तरीका गलत हो सकता है। नहीं, प्रीति बोली, आपका तरीका गलत नहीं है। अगर आपने कभी ये कहा होता कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता प्रीति, तो क्या मैं तब भी मायके जाने की जिद करती? मैं ये नहीं कह सकती। तो वह कहने लगा, प्रशांत, प्रीति मैं यह नहीं कह सकता हूँ
क्योंकि वो तुम्हारा घर है। तुम्हारे मम्मी पापा भाई भाभी सब तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे में मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ? अच्छा, स्वार्थी नहीं हो सकते प्रीति बोली, पर कठोर हो सकते हैं। पत्नी को सुना सकते हैं, व्यंग कर सकते हैं, पर प्रेम नहीं दिखा सकते, क्योंकि छोटे हो जाएंगे प्रेम दिखाकर। चलो ठीक है, आज वादा करता हूँ, प्रशांत बोला, कि तुम जो चाहे वो करो, जॉब करो, काम मत करो, सबके उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतली मत बनो, मेरे घर की यानी अपने घर की महारानी बनकर रहो, सब कुछ करो, पर मायके मत जाओ। उसकी यह बात सुनकर प्रीति खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अच्छा छोड़िए, चलिए ना अब घर चलकर साथ में चाय पीते हैं। तब वह बोले, हाँ चलेंगे, पर हमारे नहीं, तुम्हारे घर। तुम्हारी मम्मी के हाथ की बनी हुई चाय का स्वाद जो तुम्हारे हाथ में कहाँ है? तभी प्रीति हंसकर बोली, अच्छा अभी तो आप कह रहे थे कि सब कुछ करो, बस मायके मत जाओ। मजाक कर रहा था। प्रशांत बोला, पगली, कहकर दोनों हाथों में उसने हाथ उस प्रीति के थामे और एक नए सफर की ओर बढ़ गए। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।